हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 पर हमारी डिस्कशन चल रही है। और एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने समझ लिया था कि क्रॉस किस तरीके से मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्रॉस को समझ लिया है और क्रॉस के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे। a माइनस बी कैसे मालूम करना है, b माइनस सी का मतलब क्या है, क्रॉस कैसे मालूम करते हैं, तमाम चीज़ें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बस आज की क्लास में पहले तो ये बात समझ लें कि अगर आपके पास 2,3 और फिर 4,6 है पहले ब्रैकेट में, और यूनियन का साइन लगा दिया मैंने 2,3 और 7,9। अगर यहाँ पर मुझे इन दो सेट्स के दरमियान में यूनियन मालूम करना हो तो यूनियन कैसे मालूम किया जाएगा। इन दो सेट के दरमियान में यूनियन कैसे मालूम करेंगे कि आप देखेंगे कि 2,3 का जो ब्रैकेट है उसको आप लिखेंगे और 2,3 यहाँ पर भी है, तो जो सेम टर्म्स होती हैं उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। उसके बाद हम 4,6 का ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम 7,9 का ब्रैकेट उतार देंगे, तो ये हमारा इन दो सेट के दरमियान में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अगर इन दो सेट के दरमियान में हमें इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो फिर इंटरसेक्शन में 2,3 का जो सेम ब्रैकेट है वो एक ही दफा लिखा जाएगा। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने समझा है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है, दो साइड आपको दी गई है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। सॉल्यूशन में हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एक पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का क्रॉस हमें c के साथ लेना है। तो पहले क्या मालूम करेंगे, a माइनस बी मालूम करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी में जो सेट a है 2,3 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के सेट बी के नंबर 3,4 लिखेंगे। माइनस में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं
माइनस में जो सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं और हम हमेशा पहले ही सेट के नंबर लिखते हैं। तो पहले सेट में चूंकि 2 बच रहा है तो हमारा आंसर बनेगा 2। अब हम आगे जा रहे हैं। नाउ a माइनस बी का हमें क्रॉस लेना है c के साथ। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ये कहती है कि a माइनस बी का क्रॉस c के साथ, तो ये आ गया a माइनस बी का रिजल्ट 2। इसका क्रॉस हमें लेना है, इसका क्रॉस हमें लेना है किसके साथ? c के साथ। इसका क्रॉस हमें लेना है c के साथ लेंगे, और जो सेट c है आपके पास वो क्या है बेटे? c कॉमा f, वो है c कॉमा f। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। 2 को c के साथ राउंड ब्रैकेट में और फिर 2 को f के साथ राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट हैंड साइड में पहले a क्रॉस c मालूम करेंगे, फिर हम b क्रॉस c मालूम करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स को माइनस करेंगे। माइनस में क्या करते हैं? मोहम्मद अरम कहते हैं कि सर हम राउंड ब्रैकेट क्यों बनाते हैं? तो याद रखें कि क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम हमेशा राउंड ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। हम अरम बेटे बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्रॉस है, ये कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया है। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएं, पहले ए क्रॉस सी निकालें, फिर बी क्रॉस सी मालूम करें, फिर दोनों के रिजल्ट को माइनस करें, यही आंसर आना चाहिए। मुबशिर बेटे ये बात याद रखें, जब a माइनस बी, जब दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं और हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाते हैं। दूसरे सेट में नंबर हो या ना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मुबशिर को बात जरा कंफ्यूज कर रही थी कि सर 2 और 4 लिखना चाहिए था, तो आपने 4 क्यों नहीं लिखा? भाई जब भी दो सेट को माइनस करते हैं सेम एलिमेंट कैंसिल करते हैं और हमेशा पहले सेट के नंबर को लिखा जाता है। तो a माइनस बी को क्रॉस c के साथ मैंने मालूम कर लिया है। अब आप a क्रॉस c का रिजल्ट निकालें, फिर b क्रॉस c का रिजल्ट निकालें, फिर दोनों को माइनस करवाएं। माइनस में क्या करेंगे? सेम वैल्यूज कैंसिल कर देंगे और हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर दी है, राइट हैंड साइड को आप खुद से ही सॉल्व करें। राइट हैंड साइड का रिजल्ट आप खुद निकालें। a क्रॉस c और फिर b क्रॉस c निकालें और फिर दोनों को माइनस करेंगे। a माइनस बी और क्रॉस सी मैंने फाइंड आउट कर दिया है। a क्रॉस सी आप निकालें, फाइंड आउट करें b क्रॉस सी और दोनों को माइनस करें, आंसर यही आना चाहिए।
मुबश्शिर, अरहम और अहमद, बाकर, फैज, शयान। बेटे पहले ए क्रॉस सी मालूम करें, फिर बी क्रॉस सी और दोनों का रिजल्ट माइनस करें। यही आंसर आना चाहिए। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आपके पास आ रहा है? ए क्रॉस सी फिर ए बी क्रॉस सी, दोनों को माइनस कर दें तो मुबश्शिर, अरहम, फैज, शयान। क्या यही आंसर आपके पास आ रहा है? बाकर, फैज, अरहम, तमाम स्टूडेंट्स। भाई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो मैंने मालूम कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड में बाकर कहते हैं सर थोड़ा सा सॉल्व करके बताएं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में ए क्रॉस सी फिर माइनस बी क्रॉस सी निकालना है आपको। बहुत ही आसान। ए क्रॉस सी पहले निकालें आप। बाकर बेटे पहले ए क्रॉस सी निकालें। ए क्रॉस सी में पहले ए की वैल्यूज लिखें 2,3 क्रॉस, फिर सी की वैल्यू लिखें C, F और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाना शुरू करें 2C के साथ, 2 के साथ F, उसके बाद 3 को C के साथ और 3 को F के साथ। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट किसका? A क्रॉस C का आ गया और A क्रॉस C के बाद B क्रॉस C निकालने। B क्रॉस C कैसे निकालेंगे भाई? जो B का रिजल्ट है वो है 3,4। B का रिजल्ट है, B की जो वैल्यूज हैं वो है 3,4। तो B की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,4 और फिर क्रॉस हमें लेना है C के साथ। ये आ गया C, F। 3 को हम C के साथ, 3 को हम F के साथ, फिर हम 4 को C के साथ और फिर हम 4 को F के साथ लिखेंगे ये इस तरह से। नाउ अब इनको हमें क्या करना है? माइनस करना है भाई माइनस में मैंने क्या बताया था कि जो सेम नंबर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और पहले सेट के नंबर लिखे जाएंगे। तो भाई 2C है यहाँ पे, यहाँ 2C नहीं है। 2F नहीं जी, 2F यहाँ पे नहीं है। 3C देखें, ये 3C और 3C कैंसिल होगा। 3F से ये 3F कैंसिल होगा। अब पहले सेट में जो नंबर बच रहे हैं वो लिखने हैं भाई, बाकी वाले नहीं लिखने होते। अब पहले सेट में आपके पास क्या बचा है? पहले सेट में आपके पास बचा है 2C और 2F जो कि
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था यहाँ। बाकर बेटे बात समझ में आ गई? बाकर आपने कहा सर एक दफा कर दें, ले मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया। ऐसे राइट हैंड साइड आप खुद ही सॉल्व कर सकते थे। चलेंगे, तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही आंसर किसका आ गया? राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। बाकी भी इसकी और भी पार्ट्स हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और ना सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी। अब सेकंड पार्ट में C क्रॉस A माइनस बी, मतलब वही है, पहले A माइनस बी निकालेंगे, फिर C के साथ क्रॉस लेंगे, फिर राइट साइड में C क्रॉस A C क्रॉस B निकाल के दोनों रिजल्ट्स को माइनस करेंगे। थर्ड पार्ट में कहा गया कि पहले B का इंटरसेक्शन C के साथ लें, फिर A के साथ क्रॉस लें, और राइट हैंड साइड में A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन। फोर्थ पार्ट में कहते हैं जी पहले आप मालूम कर लें B यूनियन C, फिर A के साथ क्रॉस, फिर A क्रॉस B, A क्रॉस C का यूनियन। फिफ्थ पार्ट में A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, फिर 6 और फिर 7 और फिर 8 पार्ट। अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। 6 पार्ट में जी हाँ, क्वेश्चन अगर आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पार्ट सॉल्व करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तभी आपको पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तमाम स्टूडेंट समझ गए इनको? कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए इसमें। फैज, बाकर, मुबशिर, शयान, तमाम स्टूडेंट, फैज, तमाम स्टूडेंट आई होप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। तमाम चीजें आपको समझाई जा चुकी है, तमाम चीजें आपको बताई जा चुकी है। लेकिन जिसके बाद नेक्स्ट उबैद कहते हैं सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर है? टेस्ट में एक्सरसाइज 4.1 है, चैप्टर 4 में 4.1 को टेस्ट के लिए रखा गया है। जिन्होंने 4.1 अभी तक नहीं समझी वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स लेकर उससे समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो फिर मुझे आप बता दीजिए। उबैद कहते हैं नहीं समझ में आए भाई, चैप्टर 4 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 में 3 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.3 और 4.4। 4.1 का टेस्ट है। 4.1 अगर आपने नहीं पढ़ी तो सर फैजान, सर एहसान को से आप मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लें, और रिकॉर्डिंग लेक्चर लेने के बाद आप उन्हें सुने, और सुनकर आप वहां से तमाम चीजें समझ सकते हैं। बाकर कहते हैं सर लेक्चर अभी तक नहीं मिले हैं भाई। सर फैजान, सर एहसान, सर निसार कोचिंग सेंटर में, कैरियर कोचिंग सेंटर में कॉल करें, उनसे कहें कि भाई मुझे अभी तक लेक्चर्स नहीं शेयर हुए मेरे पास, वो आपको लेक्चर शेयर कर देंगे। आपके पास होंगे आपके आईडी पर, पता नहीं वो आईडी आपकी सही है या रॉन्ग है, आप
सर एहसान से, सरफैजान से, सरनिसार से जो है वो कॉल कर बात करें, उनसे मेरे लेक्चर्स ले। भाकर बेटे आपके लिए काम है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी एक्सरसाइज दैट x बिलोंग्स टू -1 लेस देन x लेस देन 5 यूनिवर्सल सेट और 1 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू 3 set A and set B is equal to 2 less than Z less than and equal to 4। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उनकी कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ, बहुत आसान टेक्निक बताता हूँ। तमाम स्टूडेंट ज़रा स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। जब हम कहते हैं ये साइन तो ये है लेस देन, और इसके नीचे अगर एक लाइन लगा दें तो इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल। लेस देन का मतलब है नंबर शामिल नहीं करना, और लेस देन एंड इक्वल का मतलब है वो नंबर शामिल करना। लेस देन का मतलब है नंबर शामिल नहीं करना, यानी अगर लिखा हुआ है 2 लेस देन तो 2 को शामिल नहीं किया जाए, और अगर लिखा जाए 2 लेस देन एंड इक्वल तो इसका मतलब 2 को शामिल किया जाए। ये बात समझ गए? लेस देन का मतलब है वो नंबर शामिल ना करें, और लेस देन एंड इक्वल का मतलब है नंबर को शामिल करें। अब अगर आपके पास है 2 लेस देन x लेस देन 8, तो इसका मतलब यह है कि 2 भी शामिल ना हो, 8 भी शामिल ना हो, इसके दरमियान में जितने नंबर हैं वो सब लिखे जाए, यानी 3 लिखा जाए, 4 लिखा जाए, 5 लिखा जाए, 6 लिखा जाए, 7 लिखा जाए, लेकिन 2 और 8 को ना लिखा जाए क्योंकि दोनों तरफ लेस देन। लेकिन अगर 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 8 आ जाए तो इसका मतलब है 2 भी लिखा जाए, 8 भी लिखा जाए, और इसके दरमियान में 3, 4, 5, 6, 7 भी लिखा जाए। अगर आपके सामने आ जाए 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 8, तो यहाँ लेस देन 8 का मतलब है 8 को ना लिखा जाए, 2 लेस देन एंड इक्वल का मतलब है 2 को लिखा जाए, 8 ना लिखा जाए, और इसके दरमियान में जितने नंबर है वो सब लिखे जाए, यानी 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, बट 8 नहीं आएगा। अगर आपके पास 2 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 8 आ जाए तो इसका मतलब ये 2 नहीं लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक नंबर लिखे जाएंगे। तमाम स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई कि लेस देन का मतलब है नंबर शामिल नहीं करना, और लेस देन इक्वल का मतलब है नंबर को शामिल किया जाए। तो बस बेटे यही बात यहाँ पर भी है। यहाँ देखें जरा, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अगर करना चाहें तो सोल्यूशन में यहाँ देखें क्या है, -1 लेस देन x लेस देन 5। तो बेटे यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? -1 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, इसके दरमियान में जो कुछ है वो लिखना। तो -1 और 5 के दरमियान में क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये है -1 और 5 के दरमियान के नंबर। अब आप जरा सेट ए को देखें। सेट ए क्या है? लेस देन इक्वल, यानी कि यहाँ पर 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, और इसके दरमियान में 2 है वो भी आएगा, यानी 1, 2, 3 लिखेंगे। अब जरा सेट बी को देखें आप। सेट बी में देखें 2 के साथ लेस देन है, यानी 2 नहीं लिखा जाए, तो 2 नहीं लिखेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 4 के साथ लेस देन इक्वल है, यानी 4 को लिखेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान में कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि यू के नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ए के नंबर क्या है 1, 2, 3, और बी के नंबर क्या है 3, 4, ये बी के नंबर है आपके। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या है?
डी मॉर्गन लॉस। भाई डी मॉर्गन लॉस क्या है? डी मॉर्गन लॉस आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डी मॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन का पहला लॉ है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन का दूसरा लॉ है। तो इन लॉस को प्रूव करने के लिए आप यूनिवर्सल सेट के नंबर ए और बी के नंबर ये लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए। तो आपकी मर्जी है। डी मॉर्गन के अंदर ये दोनों लॉज हैं और इन दोनों ही लॉस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। डी मॉर्गन का पहला लॉ लेंगे जिसमें आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। फिर इसका सेकेंड लॉ भी इसी तरीके से आपने प्रूफ करना है। प्रूफ करना चाहे तो आपकी मर्जी, ना करना चाहे तो। सर ये डी मॉर्गन लॉज इंपॉर्टेंट है, मुबशिर ने कहा नहीं जी ये मैट्रिक क्लास में चूंकि आते हैं डी मॉर्गन लॉज, तो फर्स्ट ईयर मैथ में नहीं पूछा जाता। तो लेकिन अच्छा है कि सॉल्व अगर आप कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में हमें डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट में b माइनस ए इज इक्वल टू ले जी मोहम्मद अरहम पूछते हैं कि सर सबसे ज्यादा चैप्टर कौन सा आता है? भाई चैप्टर 4 जो कि हमने कंप्लीट किया है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं, क्योंकि उससे शॉर्ट में भी आते हैं और उससे लॉन्ग में भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कल जो है वो एक नया चैप्टर जो 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में जरूर आता है। चैप्टर 3 से बहुत ज्यादा जो है उससे आपका जो है वो आता है। भी कह लें कि चैप्टर 3 से 4 से 9, 10, 11 ये जो चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन भी कम आते हैं। चैप्टर 1 एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं। 1998 के बाद, क्या भाई 1998 के बाद उसने चैप्टर 1 से क्वेश्चन लेना बंद कर दिया। टोटल 13 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस के अंदर। अगर आप बाकर बेटे आप यहाँ पे कॉल करें कोचिंग सेंटर में और उनसे मेरे तमाम प्रीवियस लेक्चर मांगे, तो उसमें तमाम की तमाम चीजें जो हमने शुरू की क्लास ली हैं उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से बनता है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो तमाम बातें हमने बहुत डिटेल जो है वो डिस्कस की है। तो बाकर बेटे आप तमाम मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर ले लें, उसमें तमाम बातें आपको बड़े डिटेल के साथ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है डी मॉर्गन लॉज, और सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? b माइनस ए। राइट हैंड साइड क्या है? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर b के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है b का क्रॉस c के साथ, भाई b का क्रॉस c के साथ लें
तो मैं यहाँ डायरेक्टली अगर इसका आंसर बनाऊं बी का सी के साथ क्रॉस, तो क्या बनेगा 2x, फिर क्या बनेगा 2y, फिर क्या बनेगा 2z बनेगा। क्या बनेगा 2z बनेगा। फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा 3 के साथ x। मोहम्मद अरम कहते हैं अजान हो रही है। हाँ जी बिल्कुल अजान हो रही है, बस थोड़ी सी टाइम और ले लेता हूँ मैं करीब, क्योंकि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये 3x 3y और 3z, ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट बना दिया। किसका, B क्रॉस C का रिजल्ट बना दिया। B क्रॉस C के बाद सेकेंड पार्ट में कहा गया है C क्रॉस B। सेकेंड पार्ट में C क्रॉस B मांगा गया है, और C क्रॉस B में बनेगा ये x2 x3, फिर बनेगा y2 y3, फिर बनेगा z2 और z3 बनेगा। B क्रॉस B सेट को 2 दफा लिखना है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि जो रिजल्ट B क्रॉस C का होता है वो रिजल्ट C क्रॉस B का नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि C पहले लिखा जाएगा। C क्रॉस B में C पहले आएगा, तो बेटे x,2 और 2,x ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ये सेम नहीं होते। 2,x लिखा जाए या x,2 लिखा जाए, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पर कर सकते हैं इजीली सॉल्व अगर करना चाहे तो। अरहम, बाकर, मुबशिर, फैज, लें जी मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक कि ये अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक सेट S है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, सेट T में 4 एलिमेंट हैं। शो दैट, इस बात को बताएं कि S जो है वो इक्विवेलेंट, ये साइन इक्विवेलेंट का है। जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो उसकी पहली क्लास में हमने डेफिनेशन को पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, और इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो जाएं। नॉन सोल्यूशन S इज इक्वल टू, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, और जो सेकंड सेट T है बेटे, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स। दोनों का चूंकि ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सेट के दरमियान में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट डाउन कर लें, बस यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 को तमाम स्टूडेंट्स अपने पास नोट डाउन कर लें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई होप के तमाम स्टूडेंट ने आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने कि सब बट नो एलिमेंट इज कॉमन। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बट नो एलिमेंट इज कॉमन इन एस एंड टी, सो एस इज नॉट इक्वल टू टी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा जी। और मुबशिर ने कहा कि सर यहाँ पे इन 2 दफा आ गया है, एक में इज होगा एक में इन होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो हमने तमाम बातें डिस्कस की हैं तो वो तमाम की तमाम आपको समझ में आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरह से हमने आज अपना चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट ईयर सिलेबस में अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अहमद कहते हैं कि सर बैक जाएं, लेकिन आपके लिए बैक आ गया, मैं वापस आ गया पीछे की तरफ। अहमद बेटे आपके लिए पीछे आ गया। अहमद बेटे कंप्लीट है। इसी क्वेश्चन पर हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे और कल की क्लास में एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम एक नए चैप्टर की तरफ चले जाएंगे और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। यहीं पर आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे।